सीएम योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान इन देशों के निवेशकों को यूपी की निवेश यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। साथ ही यूपी की नई खासियतों से भी रूबरू कराया जाएगा। सीएम योगी निवेशकों के अलावा दोनों देशों में रह रहे भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। क्या है सीएम योगी की निवेश यात्रा का प्लान, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विदेशी कंपनियों से कई सेक्टर में निवेश को साधने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री का ये विदेश दौरा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने का हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई एमओयू पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर और 25 और 26 फरवरी को जापान के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में 22 फरवरी को प्रतिनिधिमंडल यूके और जर्मनी की यात्रा पर जाएगा। सीएम योगी निवेशकों के अलावा दोनों देशों में रह रहे भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद और सचिव अमित सिंह विदेश दौरे पर जाएंगे। 2 दिन के सिंगापुर दौरे में शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन और कौशल विकास को लेकर आपसी सहयोग को लेकर उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अपने जापान दौरे के दौरान वहां की आईटी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स की बड़ी कंपनियों को भी यूपी में निवेश के लिए न्योता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मनरेगा बचाओ आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने लखनऊ में प्रदर्शन किया है। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस नेता विधानसभा घेराव करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने अजय राय समेत कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा तो वहीं मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि जनाधार के नाम पर यूपी में कांग्रेस के पास आखिर है ही क्या। आपको इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस नेता विधानसभा घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। चाहे मनरेगा का प्रकरण हो, चाहे माता अहिल्याबाई होलकर के अपमान का मामला हो, चाहे वो शंकराचार्य का अपमान हो, चाहे वो दाल मंडी का ध्वस्तीकरण हो, चाहे वो किसानों के अनधिकृत रूप से जो जमीन ली जा रही है उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, चाहे लखनऊ के मजार को तोड़ रहे हैं 600 साल पुराने। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। वहीं मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि जनाधार के नाम पर यूपी में कांग्रेस के पास आखिर है ही क्या। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास है क्या कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे। मनरेगा और जीराम जी के विषय में पहले दोनों की तुलना कर लें कि आज भी मनरेगा के मजदूर उस कानून के तहत समय पर मजदूरी नहीं मिलती थी। विकसित भारत जी राम जी योजना का विरोध करके कांग्रेस ने आज अपना किसान विरोधी चेहरा फिर से उजागर कर दिया है। दरअसल किसानों का हित कांग्रेस से पच नहीं रहा है। जहां लखनऊ में कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया, वहीं यूपी के अलग अलग जिलों में भी पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोका। हरदोई में पुलिस ने प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन कर रहे नेताओं को हिरासत में लिया। वहीं रायबरेली में भी कई कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। यूपी की राजनीति में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए दलित वोट बैंक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए 2027 में यूपी की सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यूपी में जीत की हैट्रिक की कोशिश में लगी हुई है और इसे लेकर बीजेपी की ओर से रणनीति भी तैयार की जा रही है। बीजेपी ने डी प्लान यानी कि दलितों पर फोकस किया है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
बीजेपी ने 15 दलित महापुरुषों का कैलेंडर तैयार कराया है। महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर बीजेपी विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इनमें कांशी राम से लेकर संत रविदास तक शामिल हैं। अखिलेश यादव के पीटीए पॉलिटिक्स की कार्ड के तौर पर बीजेपी ने दलितों को साधने की तैयारी की। बंटवारे के इरादे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ती। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, चाहे वो दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, जो भारत के बारे में सोचे, जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचे, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रही है। यूपी चुनाव 2022 में योगी मोदी सरकार की नीतियों, कोरोना काल में अन्न योजना के प्रभाव ने दलित वोट बैंक के एक बड़े हिस्से को बीजेपी से जोड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के मुद्दे को जोरदार तरीके से उछालने में विपक्ष कामयाब रहा। 2027 के लिए बीजेपी नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है। दलित महापुरुष, उनकी विरासत और समाज के लोगों से लगातार संवाद के साथ महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी इस बात को दिखाएगी कि किस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार ने दलितों के लिए काम किया है और अब उनके महापुरुषों का भी भारतीय जनता पार्टी सम्मान कर रही है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लखनऊ प्रवास के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होने की जरूरत है। हमें किसी से खतरा नहीं, लेकिन सावधान रहना है। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए, ये बात मोहन भागवत की तरफ से कही गई। जो हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान हमें रखना होगा। हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए और हमें भेदभाव को दूर करना होगा। एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना होगा। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। ये बड़ा स्टेटमेंट मोहन भागवत की तरफ से दिया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। तो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे और इसी दौरान एक बड़ा बयान मोहन भागवत ने दिया है और उन्होंने कहा कि जो घर वापसी का काम कर रहे हैं उनका ध्यान हमें रखना होगा और जो हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान रखना होगा। हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। हमें भेदभाव को दूर करना होगा। एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना होगा। जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता राजीव हमारे साथ में जुड़ गए। राजीव, एक बार फिर से बड़ा स्टेटमेंट मोहन भागवत की तरफ से दिया गया है। कुछ दिन पहले भी ठीक ऐसा ही एक स्टेटमेंट सामने आया था। देखिए, आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राजधानी लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सामाजिक सद्भाव की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होने की आवश्यकता है। हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि जो हिंदुओं की घटती जनसंख्या है ये बेहद चिंतनीय है। ऐसे में जो लालच और जबरदस्ती से मतांतरण हो रहे हैं, यानी कि धर्मांतरण हो रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि घर वापसी का जो काम है उसे तेजी से करना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौट रहे हैं उनका हमें ध्यान भी रखना होगा। इतना ही नहीं, इस दौरान मोहन भागवत ने घुसपैठ पर भी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को डिटेक्ट करना होगा, डिलीट करना होगा और डिपोर्ट करना होगा। उन्हें रोजगार नहीं देना चाहिए। कि उन्होंने इस दौरान एक और बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। वैज्ञानिकों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं वह समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। इस दौरान उन्होंने शादी को लेकर भी कहा कि जो शादी का उद्देश्य है, विवाह का उद्देश्य है, वो सृष्टि को आगे चलाना है, न कि सिर्फ वासना पूर्ति है। इसीलिए इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अन्य कई मुद्दों को, चाहे वो सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की बात हो, मातृशक्ति हो या फिर जो कानून है, खासकर यूजीसी कानून को लेकर, उस पर भी अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए। यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। तो राजीव, कह सकते हैं कि फिलहाल जो बड़े मुद्दे हैं, जो चर्चा का विषय भी बने हुए हैं, उन सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रखी है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मथुरा ब्रज क्षेत्र में होली के पर्व पर गैर हिंदुओं के बैन की मांग है।
दिनेश फलारी महाराज ने इसे लेकर सीएम योगी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। फलारी महाराज ने होली के पवित्र त्योहार में सनातन के खिलाफ साजिश की आशंका जताई। वहीं अयोध्या के साधु संतों ने भी फलारी महाराज की मांग का समर्थन किया है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध होली उत्सव को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुस्लिमों को ब्रज की होली से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने इसे लेकर सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी है कि हमारा जो होली का त्योहार है ये बहुत ही पवित्र शुद्धता का त्योहार है। इस त्योहार से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि ये हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाकर कलर बेचते हैं, उन रंगों में थूक देते हैं, कांच के टुकड़े पीस कर मिला देते हैं। मथुरा के साधु संतों ने भी फलाहारी महाराज की इस मांग का समर्थन किया है। लोग जिहाद का कार्य करते हैं, वहां जाकर के विखंडन करने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को वहां नहीं जाना चाहिए। वहां से अपना डेरा डंबर उठा करके अपने जगहों पर जाकर के उनको जो करना हो करें। जो मुझे काफिर समझते हैं, जो हमारे त्योहारों पे कुठाराघात करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारे उत्सव से दूर रहना चाहिए। नहीं तो वो लोग भी रंग के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, रंग के साथ मिलावट कर सकते हैं। बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का कहना है कि होली पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ना चाहिए। सौहार्द से होली जो है मनावे। अगर दिल मिल रहा है तो लोग रंग जरूर लगेगा, क्योंकि जब हमारे दिल मिले हुए हैं हमको भी रंग लगता है। हमें कोई परहेज नहीं। हम लोगों से अपील करते हैं कि रंग लग जाने से कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई अशुद्ध नहीं होगा। दिनेश फलाहारी ने जहां होली के पर्व पर मुस्लिमों के बॉयकॉट की मांग की है, वहीं संतों ने भी इसका समर्थन किया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और एसआईआर को लेकर अखिलेश की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश का आरोप है कि सिर्फ मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों को नोटिस भेजा जा रहा है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने भी जाएगा। शिवपाल यादव ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग बीएलओ को धमका रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश के सवालों का सदन में जवाब दे चुके हैं, जिस पर सियासत जारी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश का आरोप है कि सिर्फ मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों को नोटिस भेजा जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि एसपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने जाएगा। चुनाव आयोग से समय मांगा है और चुनाव आयोग का समय मिलते ही हमारे डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि केवल मुसलमानों का, केवल पिछड़ों का, केवल दलितों का, आदिवासियों का, और अब क्योंकि फॉर्म 7 में पकड़े जा रहे हैं तो फॉर्म 7 जो गलती कर रहे हैं उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये नोटिस भिजवा रहे हैं, जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़ के फॉर्म भरने लगे। सीएम योगी भी अखिलेश के सवालों का सदन में जवाब दे चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर रहा है तो जिसके नाम का भरा जा रहा है वह व्यक्ति, उसके लिए अगर वह व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपने आप फॉर्म कट जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग बीएलओ को धमका रहे हैं। थाने में एफआईआर नहीं लिखी जा रही, ये सरकार करा रही है। और ये सब सरकार ही करा रही है। और देखिए, जहाँ जहाँ बीएलओ ठीक काम कर रहे हैं वहाँ पर बीएलओ को हटाया भी जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका भी रहे हैं। यूपी में एसआईआर का काम जारी है। वोटर के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल का आरोप एसपी लगा रही है, जिस पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा केवल एक सांस्कृतिक और धार्मिक मील का पत्थर नहीं, बल्कि यूपी की इकोनॉमी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। आईआईएम लखनऊ की ताजा केस स्टडी इकोनॉमिक रेनेसांस ऑफ अयोध्या ने
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेम्पल इकोनॉमी मॉडल पर मुहर लगा दी है। IIM की केस स्टडी बताती है कि अयोध्या अब देश के नए आर्थिक पावर हाउस के रूप में उभर रही है। प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआती 6 महीनों में ही 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी व्यवसायियों की दैनिक आय 5 गुना बढ़कर 2,500 तक पहुंच गई है और लगभग 6,000 सूक्ष्म और लघु उद्योग नए सिरे से स्थापित हुए हैं। 150 से अधिक नए होटल और होम स्टे स्थापित हो चुके हैं। ऑनलाइन बुकिंग में 400% की वृद्धि दर्ज की गई। 4 से 5 साल में लगभग 1,02,000 रोजगार का अनुमान है। आने वाले वक्त में पर्यटन से 20 से 25,000 करोड़ कर राजस्व की संभावना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के स्टूडेंट्स ने केवल अयोध्या जी पर एक रिसर्च की है। उस रिसर्च को बिफोर अयोध्या, बिफोर राम मंदिर एंड आफ्टर दैट राम मंदिर, उसकी केवल स्टडी रिपोर्ट जो सबमिशन हुआ है उसको एक बार अगर ये देख लेंगे तो प्रदेश के अंदर कितना कायाकल्प किस रूप में हुआ है, अपने आप में वो एक बड़ा सशक्त उन छात्रों के द्वारा रिसर्च की गई है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही शहर की अर्थव्यवस्था में उछाल आया है। राम मंदिर के प्रतिष्ठा के बाद से ही अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक उछाल आया है। IIM लखनऊ की केस स्टडी इकोनॉमिक रिसर्च ऑफ अयोध्या के अनुसार मंदिर के निर्माण के बाद से अयोध्या में व्यापक आर्थिक सक्रियता, निवेश प्रवाह और रोजगार सृजन देखने को मिला है। रिपोर्ट अनुमान है कि आने वाले समय में पर्यटन गतिविधियों में लगभग 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए के कर की आय होने वाली है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। अखिलेश यादव ने पीडीए गठबंधन वाली बात भी की और इशारों में बसपा से सॉफ्ट कॉर्नर का भी संदेश दे दिया है। अब अखिलेश यादव के इस इशारे को लेकर सियासी गलियारों में न सिर्फ बहस है बल्कि बीजेपी ने तीखा निशाना भी साधा है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या फिर सपा बसपा गठबंधन की वापसी होने वाली है? लखनऊ में आयोजित पीडी के दिए हैं। बसपा के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में शामिल होने और अखिलेश द्वारा मायावती का बचाव करने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सपा बसपा गठबंधन की अटकलों को हवा दे दी है। लखनऊ में आयोजित पीडीए प्रेम प्रसार समारोह के दौरान 15,000 से ज्यादा लोगों ने विभिन्न दलों को छोड़कर सपा का दामन थामा। इस दौरान अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और आने वाले वक्त में ये और भी गहरे होंगे। कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। ये पीडीए का प्रेम प्रसार समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सब का मेल जोल बढ़ेगा। अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। वहीं इसे लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि ये महज एक शिगुफा भर है। पुराना रिश्ता अगर वो वाला रिश्ता है तो खतरनाक है। भले ही बहन जी दूसरे दल की हों, लेकिन हर नेता के कीमत है, इज्जत की भी, जीवन की भी। तो दोनों दल का रिश्ता तो बड़ा खटास वाला रहा है। अब कहो आप प्रयोग की अगर बात करो तो प्रयोग भी निसफल रहा है। दोनों दल साथ में जब मिलकर लड़े थे, सपा और बसपा, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सपा बसपा कुछ भी करें, सरकार सिर्फ बीजेपी की ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को रोकने की हैसियत न सपा में है, न बसपा में है, न कांग्रेस में है। ये सब इकट्ठे होकर भी लड़ेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और ये अलग अलग लड़ेंगे तब भी हम ही जीतने वाले हैं। तो किससे किसका गठबंधन होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है
कि आएगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी। अखिलेश यादव के बयान के मायने क्या है और आखिर क्या ये अटकलें सच साबित होंगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।